जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। थोड़ी देर पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिहार के चुनाव की घोषणा कर दी है, तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। 2 चरणों में चुनाव होंगे, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, यानी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही जो सस्पेंस बना हुआ था बिहार चुनाव को लेकर वो खत्म हो गया। और साथ ही कई इंटरेस्टिंग जानकारियां अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी है। सबसे बड़ी बात कि बिहार में 14,000 ऐसे मतदाता हैं जो 100 साल पूरे कर चुके हैं। जी हाँ, इनकी संख्या 14,000 है। 14 लाख नए वोटर्स हैं। नए वोटर्स मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग लोग हैं जो पहली बार अपना चुनाव, अपने वोटर अधिकार का पालन करेंगे, अपने वोटर अधिकार का पालन करके वोट डालने जाएंगे। 14 लाख इनकी जनसंख्या बताई है। इसके अलावा जो कुल मतदाता का बताया है संख्या, 7 करोड़ 43 लाख के करीब जो है मतदाता की संख्या है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम लोग को बड़ी टेंशन रहती है जब हम वोट डालने जाते हैं कि मोबाइल कहाँ छोड़ें। घर में छोड़ते हैं, कार में छोड़ते हैं, चोरी का खतरा रहता है, लेकिन इस बार आप मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं और वहीं बूथ पर मोबाइल फ़ोन को जमा करने की फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएगी। ये बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने घोषणा की है इस बात की। और इसके अलावा जैसे कि आपको बता दिया कि हर केंद्र में कोशिश की जाएगी कि 1200 से ज़्यादा वोटर्स ना हो, जिससे जितने कम वोटर्स होंगे, लंबी लंबी जो कतारें लग जाती हैं वो ख़त्म होंगी और जो मैनिपुलेशंस की संभावना रहती है वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि भीड़ का फ़ायदा उठाकर बहुत से लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं उस पर। इसके अलावा ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है, जो चुनाव की ड्यूटी जिनकी लगी है, पुलिस जो है कितनी सेंसिटिव हो वोटर्स के लिए, तमाम तरह की जानकारियां इलेक्शन कमिश्नर ने दी है। और इसके साथ सस्पेंस खत्म। और दूसरी तरफ बिहार में जबरदस्त प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है। हर कोई दल अपने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, चुनाव सर पर है। अब तो डेट भी सामने आ गई और इन सब के बीच एक बड़ी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में एंट्री, जबरदस्त ढंग से एंट्री हुई है। जगह जगह जाकर वो रैलियां कर रहे हैं और एक बड़ी चर्चा जो वहां जोर पकड़ी है कि असदुद्दीन यानी AIMIM की एंट्री से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये बड़ी चर्चा है जो वहां की जनता कर रही है। खासतौर पर जो मुस्लिम तबका है वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और सब यही कह रहे हैं, ऑलमोस्ट ज्यादातर जनता का कहना है, ज्यादातर विशेषज्ञों का यही कहना है कि AIMIM की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान RJD यानी तेजस्वी यादव को होने वाला है। जी हाँ, उनका जो MY का समीकरण है, मुस्लिम यादव का समीकरण है, वो पूरी तरह से बिगड़ सकता है। कैसे बिगड़ेगा, कैसे? असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे खेल को ट्विस्ट दे रहे हैं, नया खेला खेल रहे हैं। यहाँ पे वो जातीय जनगणना की आड़ लेकर के एक उन्होंने प्रश्न जो है, एक बड़ा जो चिंगारी कहते हैं, वो अपने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में छोड़ दी है। वहाँ के अगर हम मुस्लिम वोटर से हमने बात करी जो, और हमारे को फीडबैक भी जो मिला, और जो हमको वहाँ के जो मुस्लिम जनता है उससे बात करी, उनका ये कहना है कि हम सालों साल से RJD को वोट दे रहे हैं, हम लालू यादव को वोट दे रहे हैं, हम तेजस्वी यादव को हमेशा हमने सपोर्ट किया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? एक तरफ बिहार में हमारी जनसंख्या 19% के लगभग है और यादव जो है वो 14% के आसपास है। इसके बावजूद अभी तक उन्हें ना तो कभी मुख्यमंत्री पद उनके अल्पसंख्यक समुदाय को मिला, ना ही डिप्टी पद कोई मिला, और ना ही ऐसे मंत्री परिषद में भी कुछ ऐसे जो मेन पोर्टफोलियोज होते हैं वो मुसलमानों को नहीं दिए गए। तो ये एक शगुफा है जो वहाँ के लोगों से आप सुन सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के अगर हम बीच में जाए, अल्पसंख्यकों के बीच में जाए, तो ये बात आपको सुनने को मिलेगी। और कौन इसको हवा दे रहा है? असदुद्दीन ओवैसी जो है, जो अपनी स्पीचेस दे रहे हैं, वो बार बार इन बातों को हवा दे रहे हैं कि 1914 का जो फेरा है वो उसको सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको क्या मिला? आपने इतने सालों तक RJD को वोट किया, आपने कांग्रेस को भी वोट किया, लेकिन आपको मिला क्या? आपका क्या कोई प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व जो इतनी मेजॉरिटी में है, क्या वो कभी मुख्यमंत्री बना? क्या वो डिप्टी CM बना? नहीं बना। और जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं उनसे भी वंचित रखा गया। कुछ मंत्रियों के पद दे दिए गए, लेकिन वो भी जो लो प्रोफाइल होते हैं पद, वो सब जानते हैं उसके बारे में,
उन पदों को दिया गया। तो ये खेला एक नया शुरू हो गया और सबसे बड़ी बात है सक्सेस भी हो रहा है, क्योंकि आम जनता, अल्पसंख्यक समुदाय है, वो इसके बारे में बात कर रहा है, खुलकर बात कर रहा है कि हम क्यों दें आरजेडी को वोट, हम क्यों यादव समुदाय को, जो लालू यादव का वो है, उसको क्यों वोट दें, उन्होंने हमारे लिए अब तक क्या किया है। तो ये एक जो लेकर ओवैसी एक चले थे वहां पर बिहार में, उनका जो तीर है निशान पर बैठता दिख रहा है। और वैसे आपको बता दें, पिछले चुनावों में अगर हम देखा जाए, सीमांचल में बहुत ज्यादा पकड़ रही है ओवैसी की, AIMIM की। लास्ट इलेक्शन में उनके 5 विधायक जीते थे। तो सीमांचल में 4 जिले आते हैं, हम आपको बताते हैं, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है और अररिया है। और यहाँ पे कहते हैं मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा है और यहाँ से ओवैसी 5 सीटें जीते थे पिछली बार। ये बात अलग है कि उसमें से 4 विधायक वापस आरजेडी में चले गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था AIM, और इसके लिए काफी गर्मा गर्मी भी हुई थी दोनों दलों के बीच की। ओवैसी ने आरोप लगाया था कि हमारे जो विधायक हैं उनको तोड़ लिया आरजेडी ने, तो इसके कारण दोनों में गर्मा गर्मी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, ओवैसी ने कई बार कोशिश करी बिहार में तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने की। जी हाँ, उन्होंने कई बार ऑफर भेजे, लेटर लिखे कि हमें भी महागठबंधन में शामिल कीजिए, और सीटों की डिमांड ज्यादा नहीं की थी, वो 6 सीटें मांग रहे थे। लेकिन बावजूद इसके महागठबंधन में ओवैसी को कोई जगह नहीं मिली, उन्हें शामिल नहीं किया गया। और जो चर्चाएं हैं और जो हमें पता चला, इसके पीछे तेजस्वी यादव जो है बहुत ही स्ट्रांग थे। उनका मानना था कि ओवैसी को अगर वो शामिल करते हैं महागठबंधन में, तो आरजेडी का जो MY मुस्लिम यादव फॉर्मूला जो हिट है बिहार में, जिसके कारण यादव्स को इतने वोट मिल जाते हैं आरजेडी को, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो सकता है। और दूसरा, ओवैसी को जो है बीजेपी की B टीम माना जाता है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है नेताओं में कि ये जीतने के बाद साथ छोड़कर ना चले जाएं। उसको लेकर तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा सख्त रवैया उन्होंने अपनाया था। शुरू में ही उन्होंने मना कर दिया था कि वो ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन शामिल नहीं करने का नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। और ये पता चल रहा है, ये फीडबैक आ रही है कि वहां की जनता, वहां का अल्पसंख्यक समुदाय खुलकर तेजस्वी यादव से प्रश्न कर रहा है कि आपने ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया, अब इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इस बार एक मुस्लिम नेता, एक अल्पसंख्यक नेता को वोट देंगे और आगे चलकर हम भी चाहते हैं कि हमारे में से कोई बिहार का CM बने, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, हम आपको वोट देते हैं। और दोस्तों, इन सब के बीच ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुस्लिम समुदाय वहां पे बहुत ज्यादा अहमियत क्यों रखता है बिहार के चुनावों में, हर कोई क्यों भागता है अल्पसंख्यक वोट रोक ले, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी भी कोशिश करती है, खैर उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती। तो इसके पीछे रीजन है कि 243 जो सीटें हैं बिहार में जिसमें चुनाव लड़ा जाएगा, 87 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, तो किसकी हार और जीत का ये बड़ा कारण बन जाते हैं। इसके अलावा 47 सीटें ऐसी हैं जहाँ 15 से 20% मुस्लिम समुदाय रहता है, और यही कारण है वहां पे अल्पसंख्यकों की काफी पूछ है। आरजेडी भी पूछती है, कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में लाया जाए, लेकिन जो ऊंट किस करवट बैठता है ये तो टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, जो फीडबैक मिल रहा है उससे लग रहा है कि ओवैसी कुछ ना कुछ यहाँ पे खेला कर सकते हैं, खास तौर पर आरजेडी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा संकट है। और राजनीति की बात करें, देखिए राजनीति में हम आपको बता दें कि ओवैसी ने अभी कुछ समय पहले तक पूरी कोशिश की है, अंतिम दौर तक ओवैसी की कोशिश रही है कि महागठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन तेजस्वी ने बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया। और देखिए, नकारते ही ओवैसी को तेजस्वी का नेगेटिव चेहरा याद आ गया। अब जगह जगह वो बयानबाजी कर रहे हैं, और एक बयान में तो उन्होंने तेजस्वी की तुलना शैतान तक से कर दी। तो इसे कहते हैं राजनीति, कि राजनेता और नेता किसी के सगे नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, उनको सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है। ये तो हम वोटर्स हैं, हमको देखना है कि हमारे एरिया में, हमारे जिले में, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, कौन सा उम्मीदवार अच्छा काम कर रहा है। ये तो हमारी सोच होनी चाहिए। खैर, ये सब होने के बाद अब प्रश्न यही उठता है, जो चर्चा चल रही है कि क्या आरजेडी को अगर नुकसान होता है, और आरजेडी महागठबंधन को नुकसान होता है जिसमें आरजेडी है और मुकेश सहनी की पार्टी है, कांग्रेस भी है, तो क्या इससे एनडीए को फायदा होगा? ये एक बड़ा प्रश्न, एक चर्चा भी चल रहा है कि इससे एनडीए को फायदा होने वाला है। क्यों होने वाला है? इसके पीछे रीजन साफ है। पहले जो वोट बैंक, थोड़े बहुत मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे जब से वो एनडीए का हिस्सा बने हैं, जब से उन्होंने वक्फ
वोट पर अपनी सहमति दी है, तो वो जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर्स नीतीश के साथ थे वो दूर चले गए हैं। अब दूर जाने का नुकसान नीतीश को होगा, लेकिन आरजेडी को भी इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस को भी कहते हैं इसका फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो ओवैसी के पाले में जा सकते हैं ये नेता। और ओवैसी ने बहुत जो खेल खेला है, जो फीसदी 19% और 14% मुस्लिम वर्सेस यादव का इन्होंने एक नारा दे दिया है बिहार में, काफी वो लोकप्रिय हो गया। आपको बता दें काफी बड़ी संख्या में जनता से बात हुई है, और जो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हम गए हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स वहां फील्ड में बैठे हैं, उन्होंने हमको फीडबैक दिया। जब उनसे बात कर रहे हैं तो वो साफ बोल रहे हैं कि महागठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया गया ओवैसी को, और ओवैसी अगर यहाँ पर बिहार में आकर चुनाव लड़ते हैं तो हम उनको क्यों ना वोट दें। यादव ने हमारे लिए क्या कर दिया, हमारे को इतने वोट प्रतिशत होने के बाद भी हमें अब तक इतनी लॉयल्टी जो हमने दी है यादव्स को, उससे हमें क्या फायदा हो गया। तो कहते हैं कि एनडीए को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, आने वाले समय में जो एनडीए है इसको फायदा मिलेगा। और ये हम कुछ फिगर्स आपके साथ लाए थे कि हमने आपको बताया कि मुस्लिम वोटर्स जो है क्यों अहमियत रखते हैं। आपने आपको बता दिया कि 87 सीटों पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी 20% से ज़्यादा हैं, 47 पे 15 से 20% ज़्यादा है, और हर पार्टी चाहती है कि ये वोट उनको मिले। अब ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इन सब के बीच एक कहीं बात ये भी हो रही है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या वो अपना वोट कहीं ना कहीं एनडीए को दे सकती हैं। एनडीए मतलब क्या, वो बीजेपी को दे सकती हैं, जेडीयू को दे सकती हैं, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार की स्कीम्स हैं, चाहे वो तलाक का, और जो आवास योजना है, उससे बहुत फायदा हुआ। और महिलाएं डेफिनेटली घर की एक कहते हैं ना कि संचालक होती हैं, और सब उनको ही झेलना पड़ता है। तो एक मकान जब मुसलमानों को मिला है तो महिलाएं खुश हैं, तलाक से उनका पीछा छुड़ा है। तो ये सब कहकर ये कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं का जो ग्रुप है वो बिहार में एनडीए को वोट दे सकता है। लेकिन हाँ, ओवैसी के आने से बड़ा खेला होगा। बार बार वो 19 और 14% का जो एक नारा है वो अल्पसंख्यकों के बीच में दे रहे हैं, और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक अब इसके बारे में बात करने लगे हैं, उनका मानने लगे हैं कि यादव ने, लालू यादव, आरजेडी ने और कांग्रेस ने हमें क्या दिया है, हमने लगातार उनको वोट दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला है। और वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है, ये सब जानते हैं कि कहा कुछ जाता है, बोला कुछ कहा जाता है, किया कुछ जाता है। तो ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, और कितने वोट किसको मिलते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है जब जीत होती है, किस इलाके से किसको कितने वोट मिले हैं, तो पता चल जाता है कि मुस्लिम समुदाय इस बार किसको जिता रहा है, जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है वो किसको जिता रहा है। दोस्तों, बने रहिए और देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। और जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि आप हमें हमारे प्रोग्राम्स के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। और बिहार चुनाव बस आ गए हैं, और हमारी कोशिश रहेगी लगातार हम बिहार के बारे में आपको जानकारी दें, बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन अंदर जाकर आप तक लाएं सामने, जो आपको कहीं नहीं मिल रही है। तो देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।